नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनावों की, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पिछले करीब 2 सालों से इंतजार किया जा रहा था कि स्थानीय स्वराज के चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होगा। आखिरकार गुजरात के चुनाव आयोग ने तारीखों का डिक्लेरेशन कर दिया है। 16 फरवरी को वोट करेंगे और 18 फरवरी को परिणाम आएंगे। जूनागढ़ की महानगर पालिका के साथ-साथ 68 नगर पालिका और 3 तालुका पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं तो हमेशा बात उठती है कि आखिरकार इस बार गुजरात की जनता क्या पसंद करेगी। वैसे गुजरात की जनता 25-30 सालों से बहुत क्लियरली भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो दिक्कतें सामने आ रही है, लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसके बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की और जो गुजरात के नागरिकों का रुख है वो शायद पलट जाए। ऐसे में आज चर्चा यही होगी कि स्थानीय स्वराज के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी वैसे भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, लेकिन क्या नागरिक ये जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कुछ दिक्कतें इस बार सामने आई है, इस बार क्या स्थानीय स्वराज के चुनाव में इसका कुछ परिणाम दिखेगा, इसका कुछ असर दिखेगा, उस पर ये खास चर्चा आज हमने डिजाइन की है और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देती हूँ और फिर चर्चा और सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशांत त्रिपाठी जी जुड़े हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक पंजाबी जी जुड़े हैं, काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। पंजाबी जी, आपका भी स्वागत। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह जी सरवैया हमारे साथ जुड़े हैं। प्रद्युमन सिंह जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट की प्रतिक्रिया लूंगी कि स्थानीय स्वराज के चुनावों का ऐलान अब हो गया है। 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और छोटे छोटे शहरों में, जिलों में जब वोट कराए जाएंगे तो आखिरकार जनता का झुकाव किस ओर रहेगा। सबसे पहले प्रशांत त्रिपाठी जी के पास चलती हूँ, क्योंकि सत्ता पिछले 25-30 सालों से उन्हीं के हाथों में है और इस बार गुजरात की जनता क्या फिर से उन्हें पसंद करने जा रही है या फिर कहीं कहीं परिणामों में कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है। प्रशांत जी बताइए, किस और दिख रहा है रुख जनता का? जनता का रुख एकदम स्पष्ट है। जैसे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है गत कई वर्षों से, जैसे आपने भी कहा कि 25 साल से गुजरात की जनता का अपार प्रेम और अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, है और रहेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रजा, जनता को ये भरोसा है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल देख लो कि 27% ये जो ओबीसी के आरक्षण की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विचार दिया है एकात्म का, सामाजिक समरसता का, कि समाज के सभी तबकों के लोग, समाज के सभी ज्योग्राफिकल या सामाजिक तरह से पिछड़े वंचित लोग सब विकास की प्रक्रिया में आगे आए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भावना रहती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां भी रहती है। जैसे मैंने कहा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में, तो हर एक ग्राम में, हर एक समझो कि जिला इकाई होगी या फिर कोई भी स्थानिक स्वराज्य इकाई होगी, तो जो सरकार की योजनाएं है उससे सब लाभान्वित हुए। जैसे आयुष्मान कार्ड हो, मुफ्त राशन की योजना हो, इन शॉर्ट ये जनता को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो उनसे जुड़ा रहता है, न कि केवल चुनाव के वक्त, बल्कि उनके रोज के जीवन में, उनके अच्छे या बुरे प्रसंग में वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे संपर्कित रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो आशीर्वाद जनता का अवश्य मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है कि नहीं, वो उस पर तो नजर रहेगी ही। आपने काफी सारी योजनाओं की बातें की, लेकिन उस योजनाओं की सच्चाई और उसकी हकीकत भी बार बार जनता के सामने उजागर होती रहती है। मैं अशोक जी के पास चलूंगी और अशोक जी बहुत सालों से सियासत को देखते आए हैं, समझते आए हैं। अशोक जी, क्या इस बार गुजरात की जनता उन्हें जो दिक्कतें आ रही है उस पर कुछ सोचेगी? क्या कोई और पार्टी की ओर झुकाव देखा जा सकता है? देखिए, आखिरकार ये विलंबित चुनाव घोषित हो चुके हैं और ये नगर पालिका के चुनाव हैं, स्थानीय स्वराज्य सत्ता के चुनाव है, तो इसमें जनता करीब से वो चीज देखती है जिससे उनको फायदा होने वाला हो। जैसे मान लीजिए सड़कें हैं, गटर है, पानी है, लाइट है, सफाई है, ये सारी चीजों का वो महसूस करती है और एहसास करती है। एक बात हमें समझ लेना होगा कि कभी भी ये संसार में किसी की भी सत्ता कायमी नहीं रहती है।
सत्ता आती है और सत्ता जाती है। कुछ भी अमर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। हम देखते हैं कि दिल्ली में भी अभी जो सरकार है, बहुमती की सरकार नहीं है। आखिरकार दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी साहब को कुछ सीटों को खोना पड़ा। तो गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बंगाल में दावेरी मोर्चा लेफ्ट फ्रंट की 33 साल तक 33 ईयर्स तक सरकार चली और लोगों ने उठा के ऐसा फेंका कि आज कहीं नजर नहीं आ रहे। तो गुजरात के अंदर परिस्थिति ऐसी है, अगर हम घमंड में रहेंगे कि नहीं जनता हमारे जेब में ही है और जनता हमको ही वोट देगी, तो अब जनता दिल्ली भी देख रही है। दिल्ली के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 500 रुपए सिलेंडर की बात कर दी है, 25 रुपए बहन को देने की बात कर दी है। गुजरात में सबको ठेंगा दिखाया, कुछ नहीं मिल रहा है। गुजरात में ना बहनों को कुछ मिल रहा है ना सिलेंडर मिल रहा है, तो ये भी लोग देखते हैं। इसलिए इस चुनाव के अंदर लोग ये भी देखेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विशेष रूप से लोग ये देखेंगे कि उनकी अपनी नगर पालिका के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। कुछ जगह जाने का मुझे मौका मिला तो बहुत सी जगहों पर तो परिस्थिति ऐसी हुई थी कि नगर पालिका के कर्मचारियों को 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। जी। और इतना ही नहीं, लेकिन कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी है कि रोड अभी तक सालों तक टूटे पड़े, वो ठीक ही नहीं हुए हैं। पानी की अभी बहुत बड़ी समस्या है। तो अब की बार लोग जो वोट देंगे, मैं नहीं समझता कि मोदी साहब का चेहरा देखकर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी समझ लेना चाहिए कि ये चुनाव नगर पालिका का, इसमें मोदी साहब बीच में नहीं आते हैं। ठीक है, जब तक आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया जनता ने तब तक ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिसंबर में जो चुनाव होने वाले थे, तो हमारी पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव के अंदर कूदी है। दिसंबर में होने वाले थे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे खेड़ा शहर दिया गया है और पंचमहल है, तो मैं वहां जाकर आया था और वहां पे लोगों में इतना जोश है, खास करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कि नगर पालिका के चुनाव जो है पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं और पूरी तैयारी कर ली थी और वो पूरी तैयारी अभी हमारी है। तो मैं समझता हूँ कि अब की बार तख्ता पलटेगा और जनता जो है वो ये देखेगी कि कौन उम्मीदवार उनका काम कर सकता है। पार्टी भी देखेगी, लेकिन पार्टी नंबर सेकंड होगा और प्रथम नंबर पे उम्मीदवार होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए हम ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढ के टिकट देंगे जो हकीकत में जनता से जुड़ा होगा और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। बिल्कुल सही बात है अशोक जी, आपने एक बात कही उससे मैं जरूर दोहराना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है नगर पालिका के चुनाव है और नगर पालिका का सीधा अर्थ ही ये जो होता है बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई सुविधाएं, और ऐसे में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए लोग जो उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं, ऐसे ही लोगों को जनता को पसंद करना चाहिए। तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलूंगी और उनसे पूछूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यही कहेगी कि हमारी सत्ता है, हमारी बरकरार रहेगी। कांग्रेस पार्टी यही सपना देखेगी कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन एक न्यूट्रल पक्ष क्या सोचता है, उन्हें क्या समझ में आ रहा है कि गुजरात में जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो सकता है? प्रद्युमन सिंह जी, आप जरूर ये सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी सीट्स पर वोटिंग है और अगर इन सीट्स पर कोई बदलाव होता है तो ये गुजरात की सियासत में बहुत ऐतिहासिक चुनाव रहेंगे। जी, वैसे तो ज्यादातर हम देखते हैं शहरी एरिया जो है, अर्बन एरिया है, वो ज्यादातर बीजेपी का है, वोटर्स वहाँ हमने देखा है, बीजेपी को ज्यादा वहाँ वोट्स मिलते हैं जी। मगर आज का जो अभी समय है वो कुछ इस तरह से थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अभी हमने देखा बीजेपी में कहीं ना कहीं जुटबंदी, असंतोष, जो संगठन का जो सब अभी जो शहर लेवल और अपना जो बोलते हैं स्टेट का जो प्रेसिडेंट का जो सब निमणूक जो करनी थी वो अभी नहीं हो पाई है। वो बहुत से प्रश्न है जो पहले कांग्रेस में थे अभी बीजेपी में है, तो उसी हिसाब से कुछ न कुछ कांग्रेस को शायद आशा रख सकता है कांग्रेस खुद पार्टी के कुछ न कुछ उसकी फेवर में कुछ आए, और ये सब बातें उसको ज्यादा आशा रखने के लिए एक उम्मीद रखते हैं। हमारे ये हवामान खाता का जो आगाही करते हैं एटमॉस्फेयर का, ये अंबालाल भाई जो उसने अभी 5 दिन पहले थे अपने एक आगाही की थी कि कुछ न कुछ नया पॉलिटिकल बदलाव आने वाला है। यानी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बदलाव आने वाला नहीं है, अंदर की कोई बात में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। तो शायद इसके बाद में जो ये म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन आया है तो उस हिसाब से शायद कांग्रेस आशा रख सकती है कि कुछ न कुछ उसको फायदा मिले। मगर हमने देखा है कहीं ना कहीं कांग्रेस जब भी फायदा मिलने का मौका आया तो उसकी भी हालत थोड़ा खस्ता है।
जो देखते हैं कांग्रेस की भी यूनिटी है, वो जूथवाद में सब पहले से ही है, तो वो फायदा नहीं ले पा रहा है। और शायद इस समय भी कैसे कितना फायदा ले पाए वो आगे समय ही बताएगा। और जो इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ है 66 म्यूनिसिपैलिटी का, और अलग अलग कुछ जो तालुका पंचायत की और कुछ जो सीटें खाली हुई है उसका, और साथ में करीब 4000 से ज्यादा पंचायतों का इलेक्शन वैसे भी बाकी है, जो ओबीसी का जो कोटा का जो करना पड़ता है वो सब चुनाव कमीशन अभी तक नहीं कर पाए एडजस्ट, उसकी वजह से अभी बाकी है, वरना ये इसके साथ हो जाता। और इसलिए अभी चुनाव के लिए अभी दूसरी बार में प्रजा को भी आना पड़ेगा और शासन को भी आना पड़ेगा। मगर सबसे ज्यादा बोलते हैं तो ओबीसी में ये पहली बार गुजरात में ये म्यूनिसिपालिटी में 27% जो अनामत है और आरक्षण जो है वो इसके यहाँ इसमें उम्मीदवार को दिया जाएगा। तो ये हम समझो कि ओबीसी जो है पहले से बीजेपी का वोटर रहा है, यहाँ एक ओबीसी का ऐसा नया ऐसा वर्तुल बनाया जिसको बोलते हैं नया ऐसा आभास खड़ा किया है पार्टी ने कि ओबीसी बीजेपी का ही वोटर है, समझो अभी है ही, उसमें ना ही नहीं बोल सकते। मगर ये बात मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि समझो ओबीसी का वोटर ये जो कैंडिडेट आएगा वो कांग्रेस से भी ओबीसी का आएगा, बीजेपी का ओबीसी आएगा, तो जो ओबीसी का जो यूनिटी है, जो बीजेपी को फायदा मिलता है, वो ये म्यूनिसिपालिटी की ये स्थानिक स्वराज की इलेक्शन में कहीं ना कहीं दो टुकड़े होंगे, तो कुछ न कुछ जगह सब जाति आधारित वोटर्स डिवाइड होंगे, वो कुछ लोग ये ओबीसी को देंगे, कुछ वो ओबीसी को देंगे, वो जो घाव रहेगा वो इलेक्शन का घाव जिसको बोलते हैं, वो फिर आने वाले समय में एमएलए की चुटनी में, ये धारासभा की या संसद की चुटनी में वही शायद वो घाव जो दोनों वोटर्स के अंदर रहेगा वो शायद वही उस टाइम बीजेपी को नुकसान दे सकता है, जो आज तक ओबीसी मैक्सिमम बीजेपी का वोटर है। तो ये मेरे ख्याल से ये 27% ओबीसी आया है, वो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसमें दो अलग अलग डिवाइड करने में शायद निमित्त बनेगा, मेरा ये मानना है। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, उनसे पूछ लेते हैं। 27% आरक्षण आप लोगों ने ओबीसी चुनाव आयोग ने दिया है, और 27% ओबीसी का ये जो आरक्षण है, क्या कोई बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है प्रशांत जी इस इलेक्शन में? जी, बड़ा फैक्टर तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है मुख्य रूप से मैं ऐसा समझता हूँ किसी भी चुनाव में जनता, मैं समझता हूँ कि स्थानिक स्वराज्य के चुनाव में स्थानिक मुद्दों को या स्थानिक प्रश्नों को ज्यादा प्राधान्य देती है। पर अंडरलाइन बात यह है कि जनता ये भी देखती है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का उसका राजनीतिक चरित्र या उसके नेतृत्व की नीयत या नीति वो भी देखती है। और जहां तक ओबीसी के आरक्षण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया कि समाज के, मैंने जैसे पहले भी कहा, समाज के हर तबके के लोगों का विकास की प्रक्रिया में, सत्ता की प्रक्रिया में उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कह के नहीं करके दिखाया। सर, कौन से विकास की आप बात करें? आंगनवाड़ी की आपकी महिला कर्मचारियां सड़कों पर उतरती हैं, गुजरात के जो युवा हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके वेतन नहीं हुए हैं सालों से, वो कर्मचारी उतरते हैं सड़कों पर कॉन्ट्रैक्ट पर, उन्हें नियमित नहीं किया गया। कौन से विकास की और कौन से चुनाव की? सर, आप ऊपर से बातें बहुत अच्छी करते हैं। देखो, मैं ऐसे नहीं समझता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? नगर पालिका यानी सड़क, गटर और पानी की सुविधा के लिए जब चुनाव है तो क्यों हम राष्ट्रीय मुद्दों को क्यों देखें, राष्ट्रीय चेहरे को क्यों देखें? इसका जवाब दीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक, वो किसी भी शहर होगा, कोई भी गांव होगा या कोई भी जिला होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की नीति नीयत जैसी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की है, वैसे ही नियत एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता की बूथ प्रमुख की होगी। तो मैंने जैसे जो सारी चीजें सुलझ क्यों नहीं रही है? क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्यों नहीं, आप केवल वो बातें बता रहे हैं जो नहीं सुलझी है,
और 99 बातें ऐसी है जो सुलझी हुई है, अच्छा, जो चलिए आप लोगों के सुन रोजमर्रा नहीं 99 बातें, मैं आपको 99 पॉइंट ऐसे गिना सकता हूँ जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में डबल है। और आप जो चर्चा कर रही हो वो गत 10 वर्षों से चल रही है कि ये होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी। पर मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एंटी इनकम्बेंसी को रिप्लेस करके प्रो इनकम्बेंसी हो गया है। और उसका परिणाम ये है कि गुजरात में आप देखो तो 162 विधायक, हमको घमंड नहीं है, जैसे मेरे सीनियर मित्र पंजाबी साहब बोल रहे थे घमंड, हमको घमंड सत्ता का नहीं है, हमें घमंड ये है कि हमारा नेतृत्व प्रजा को दिए हुए वचनों को पूरा कर रहा है। हमारा नेतृत्व कार्यकर्ता को कभी ठीक, कार्यकर्ता का सिर स्वयं से झुके नहीं, ऐसा काम चलिए हमारा नेतृत्व हमारी सरकारें कर रही है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पर आपके जो वोट आपको मिल रहे हैं ना उसका रिटर्न सर नहीं मिल रहा, उस पर सवाल है। चलिए मैं अशोक जी के पास चलती हूँ। अशोक जी, ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, चंगा है, तो फिर वोट तो फिर उन्हीं को मिलेंगे ना। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में क्या लोगों के सामने अपने आप को पेश कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तभी आप लोग सामने आते हैं। तो क्या ये सारी चीजों से इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी उभर पाएगी? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी गुजरात का जहां तक सवाल है, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि उभरी हुई है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी गुजरात के अंदर नहीं है। व्यक्ति लक्षी समर्थक लोग होते हैं हर जगह पे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है या पार्टी के पॉलिटिकल मुहिम का समय आता है, जैसे 27% ओबीसी को आरक्षण देने का मामला था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो दे नहीं रही थी। लेकिन विरोध पक्ष के नेता है अमित भाई चावड़ा साहब, उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया, गांधीनगर में 1 लाख की मीटिंग की और 27% ओबीसी के आरक्षण की मांग की थी। और बाद में जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के 27% को आरक्षण देना पड़ा। और ये जो चुनाव है, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये चुनाव जो है, अगर मान लीजिए हमारे साथी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेताओं का भी चेहरा देख के करेंगे, तो भाई राष्ट्रीय नेताओं के अंदर सबसे बड़े नेता आपके हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। वो खुद चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव में वो खुद जो है इस समय बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं। इस समय दिल्ली के अंदर भी एक लगड़ी सरकार है, एक टांग नीतीश कुमार है, और दूसरे नायडू जी हैं। तो ये बात है कि आपने काम नहीं किया। अब गुजरात में भी स्थिति जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। गुजरात की हालत, जैसे आपने आंगनवाड़ी की बात की, आंगनवाड़ी की बहनें पिछले 5 साल से लगातार मांगनी कर रही है कि उनको कम से कम इतना वेतन दिया जाए जितना कि स्थायी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही है। नौजवान नौकरी के अंदर 5-5 हजार रुपए में इस समय गुजरात में बीए, बीकॉम और बीएससी पास 5-5 हजार की नौकरी ढूंढ रहे, नौकरियां नहीं मिल रही है। जीआईडीसी की हालत ऐसी है कि जो कारखाने बंद हुए थे कोरोना में, उसमें थोड़े ही खुले हैं, बाकी अभी तक बंद है। रत्नकला का डायमंड इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है ही नहीं, लोग चले गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। रत्नकला की हालत तो इस समय ऐसी है। और सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। और आमतौर के ऊपर तमें जो आप देखो कि बहनों पर बलात्कार जो है इस समय गुजरात के अंदर, उसका तादाद बढ़ती जा रही है। एक हमारी बहन को तो रात को जो है पुलिस ने जुलूस निकाला, उसका रात को उसको अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर है कि सूर्यास्त के पश्चात कभी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन गिरफ्तार की बात जाने दो, लेकिन सड़कों पे जुलूस निकाला गया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गुजरात के अंदर। पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, माथादीठ आवक जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय गुजरात के अंदर कम होती चली जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अदानी अंबानी साहब के पास खूब पैसा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग में बदल रहा है, निम्न मध्यम वर्ग गरीब के अंदर बदल रहा है। बेरोजगार नौजवान है, कोई स्थायित्व तो है ही नहीं। और इस समय सरकार में भी जो नौकरी है वो जो है कंसोलिडेट पगार के ऊपर दी जा रही है, फिक्स पगार दी जा रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो गुजरात के अंदर जो परिस्थिति है उसका दूसरा चेहरा ये भी है। हमारे साथी को मैं कहना चाहता हूं कि माथादीठ आवक गुजरात में क्यों कम हुई। मेरा दावा है कि 1995 में 1995 में गुजरात माथादीठ आवक में नंबर 3 पर था। पहले पे दिल्ली था, दूसरे पे हमारा ये हरियाणा था, तीसरे पे गुजरात था। लेकिन 95 के बाद में क्रमशः धीरे धीरे माथादीठ आवक में हम कम होते चले जा रहे हैं, आज 9वें नंबर पे पहुंच गए। भूखमरी के अंदर भी हालत हमारी ऐसी है। तो हालत इतनी अच्छी नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी के मित्र, हाँ ठीक है, वोट मिल जाते हैं आपको, आपके पास में तंत्र है, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास सब कुछ है। मैं कबूल करता हूं कि विरोध पक्ष की भूमिका जितनी शक्तिशाली तौर पे हमको निभानी चाहिए, हम उसके अंदर भी निष्फल गए हैं। लेकिन अब ये मुद्दा जब सामने आया है तो उस मुद्दे को लेकर मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अब की बार का जो परिणाम आएगा चुनाव का, वो कुछ और ही होगा।
कांग्रेस पुनः लोगों का विश्वास गुजरात में जीतेगी। गुजरात बना था उस समय कांग्रेस थी। ये विधानसभा या सचिवालय कांग्रेस के समय बना। गांधीनगर कांग्रेस ने बनाया। नर्मदा डैम कांग्रेस ने बनाया। जितने डैम है वो सभी कांग्रेस के समय में बने। जितने स्कूल है, कॉलेज है, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो जनता से जुड़ी हुई है। लेकिन वो कमियां अभी कम होती है। देखिए, हम 50 में से 100 पे पहुंच गए। विरोध पक्ष का नेता, हम आगे और बढ़ेंगे। फिर भी सर, जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं वो कहते हैं कि अगर चलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करे तो किसको करेंगे? उनके पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूत विकल्प नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी इस मजबूत विकल्प का दावा कर रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि विरोध पक्ष की भूमिका जितनी शक्तिशाली तौर पे निभाना चाहिए, हम नहीं निभा सके हैं, ये हम कबूल करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुजरात में गुटबाजी नहीं है। हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं, स्वतंत्रता है। कांग्रेस गुटबाजी है, आप कहीं भी कोई भी शहर का कांग्रेस नाम में बोलने की आजादी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई मोदी साहब के खिलाफ में बोलेगा तो उसके कान पकड़ के निकाल देंगे। हमारी पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वाला भी पार्टी में रहता है। हमारी पार्टी में पूर्ण स्वतंत्रता है। गुटबाजी हर शहर में है, कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। चले प्रद्युमन सिंह के पास चलती हूँ। सर, आपको क्या लगता है एक मजबूत विकल्प कैसे बना जा सकता है? क्योंकि हम लोगों के बीच जाते हैं, हम सर्वे करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, बोले ये दिक्कतें हैं। अच्छा, दिक्कतें हैं, फिर भी वोट किसे करेंगे? बोले वो तो बीजेपी को करना पड़ेगा ना। बोले क्यों? क्योंकि हमारे पास मजबूत विकल्प नहीं है। उन्हें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अब ये किससे करेंगे का सवाल का जवाब क्या आप मुझे दे पाएंगे प्रद्युमन सिंह जी? सर बताइए। हमारे मित्र जो सत्य स्वीकार रहे कि हम विरोध पक्ष का जो रोल है वो सही तरह से निभा नहीं रहे, वो उनके लिए उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ। तो सत्य का स्वीकार कर रहे हैं। जो ओपोजिशन का जो रोल है वो स्वीकारने के लिए भी वो कैपेबल नहीं है, तो फिर सत्ता में कैसे संभाल पाएंगे? सत्ता को अगर सत्ता उसको दी जाए, वैसे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसके लिए उनको फील्ड में आना पड़ता है, जो विजन से आना पड़ता है, जो पॉलिसी, जो अलग अलग मैटर से आना पड़ता है, वो नहीं आ पा रहा है। और अभी तो उसके पास टाइम भी नहीं है ज्यादा। अभी तो ये सब समझो 15 दिन में तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा। ये अगले 16 फरवरी को तो रिजल्ट है, समझो वोटिंग है। तो वो हिसाब से अभी तो अभी टाइम नहीं है। तो वो हिसाब से समझो बीजेपी कुछ न कुछ अपने जो उसका संगठन है सबसे ज्यादा, तो वही हिसाब से शायद चलेगा। मगर वैसे देखे तो हम यहाँ गुजरात में जो देखे ना, तो व्यवस्था तंत्र जो है वन साइड है। लोकशाही का इतना जो होना चाहिए इतना वजूद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ही समझो 182 में से करीब अभी 16 के 13 कुछ एमएलए है। कुछ जो एमएलए थे वो चले गए, और उसके पास मेरे ख्याल से कोई जिला पंचायत भी नहीं है, महानगर पालिका कॉर्पोरेशन भी उसके पास नहीं है, और कुछ तालुका पंचायत, कुछ नगर पालिका है। तो वो हिसाब से बीजेपी का हाथ ऊपर है। मगर जो हिसाब से बात करे अपने बीजेपी के प्रवक्ता कि अपने मोदी जी के नाम से, मगर ये स्थानिक स्वराज की चुनाव में शीर्ष नेतृत्व का ज्यादा इतना रोल नहीं होता। भले पॉलिसी होती है, मगर यहाँ जो स्थानिक उम्मीदवार है उसका वर्ग जो है, उसका जमीनी प्रश्नों से वो कितना जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये वोटर ज्यादा वोट करते हैं। वो कौन सी जाति के आधार भी कुछ थोड़े बहुत वोट करते हैं, और पब्लिक के साथ कैसा कनेक्टेड है, और पिछले जो नगर पालिकाओं में उसका कैसा परफॉर्मेंस था, वो सब देखते हैं। और वो सब हिसाब से अगर देखे तो आज जो ज्यादातर जो नगर पालिका है वो बीजेपी के पास है। मगर वो सब नगर पालिका की हालत देखे, क्योंकि ऑक्ट्रॉय जब बंद हो गया, जो उसकी इनकम थी वो इनकम बंद हो गई है नगर पालिका की, वो सरकार की ग्रांट पे चल रही है। तो इसकी वजह से कई नगर पालिका का स्ट्रीट लाइट का और पानी का वाटर बिल, पानी का जीबी का बिल करोड़ों रुपया का हो गया है। वो खुद नगर पालिका भी चुका नहीं पा रही है, और उसके पास कर्मचारी की भी अछत है। वो टेम्पररी कर्मचारी पे चलते हैं, और रोड रास्ता की हालत इतनी खराब है, और जो बारिश का मौसम के जो उसी समय में जो नगर पालिका रोल है उसका, वो भी इतना अच्छा नहीं है। और समझो इमरजेंसी का जो भी है अपना जब आग लगे उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कुछ बातें ऐसी है जो नगर पालिका की हालत इतनी खराब है।
और इसके लिए तो हम सत्ताधारी पार्टी के सिवा किसी को जिम्मेदार तो हम दिखा नहीं सकते। तो शायद उसका समझो के स्वीकार करे सत्ताधारी पार्टी, और शायद वैसे भी वायदा देते हैं और नए सपने दिखाते हैं, ये इलेक्शन में भी नई जाहिरात पब्लिसिटी कर दे तो ये अलग बात है। हाँ जी, चलिए आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही भर झोली वोट मिले, लेकिन उसका रिटर्न भी गुजरात की जनता को उतना ही मिले। और अगर गुजरात की जनता अपना एक मजबूत पक्ष दिखाना चाहे तो कांग्रेस पार्टी को अगर इस बार पसंद करती है, तो क्या गुजरात की सियासत में इस तरीके की कुछ संभावनाएं दिख रही है? चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों को मुझे लग रहा है वोट किसी को भी करिए, लेकिन क्योंकि स्थानीय स्वराज के चुनाव है, ये जो जनप्रतिनिधि है वो आपके हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, तो उन्हें परख कर वोट करिएगा कि आपके लिए कौन काम कर सकता है, ये जानने की कोशिश करिएगा और फिर वोट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सभी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें VNM टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें हर वोटर के लिए जानना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।